Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज NCERT 12th की फर्स्ट बुक का चैप्टर सेकंड कैपेसिटेंस का लेक्चर सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। हमने बेसिकली चैप्टर 2 में 2.1 से और 2.8 तक ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत डिस्कस कर लिया था। कहने का मतलब इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला पार्ट, इसमें केवल कैपेसिटेंस वाला पार्ट है, इसको हम चैप्टर 2 कह रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी 2.8 तक हमने डिस्कस कर लिया। चैप्टर 2 में वेरी फर्स्ट लेक्चर हमने लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। आज हम सेकेंड लेक्चर लेने जा रहे हैं कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल etc डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर इसके बाद में थर्ड लेक्चर में हम बाकी बचा हुआ पोर्शन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, राइट, और शेयरिंग ऑफ द चार्ज बिटवीन द कैपेसिटर्स डिस्कस करेंगे। और लास्ट और फाइनल एक और फोर्थ लेक्चर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो इस तरीके से ये कैपेसिटर वाला चैप्टर हमने 4 लेक्चर्स में बांटा हुआ है। तो चलिए सेकंड लेक्चर अब ले लेते हैं, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता क्या है? इट्स जस्ट ए मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज। कितना चार्ज स्टोर कर सकता है वो उस कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस, या पुराना नाम है इसका कैपेसिटी कहलाता है। कैपेसिटी इंग्लिश का एक जनरलाइज वर्ड है। एक 1000 लीटर का एक टैंक है, तो उसमें कितना पानी आ सकता है? 1000, तो उसका कैपेसिटी कहलाएगा, वो वॉल्यूम है एक्चुअली। तो यहाँ भी आप ऐसा कह सकते हैं, कोई कंडक्टर उस पर कितना चार्ज आ सकता है वो उसका कैपेसिटी या कैपेसिटेंस कहलाता है। फाइन। जब भी हम किसी आइसोलेटेड कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। कैसे? किसी आइसोलेटेड कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होता है सरफेस पे? V इक्वल टू KQ/R। क्यू बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। फाइन। एक कांस्टेंट लगा दें C, तो C को हम कह सकते हैं Q/V। यहां C कहलाती है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। कैपेसिटेंस के बारे में और जानकारी लेते हैं। कैपेसिटेंस या कैपेसिटी आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। कैसे? C को लिख सकते हैं Q/V, चार्ज स्केलर, वोल्टेज स्केलर, तो ये क्या होगा? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक बात है। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, चार्ज होता है Q/V और वोल्टेज को लिख सकते हैं W/Q, W इज इक्वल टू QV। फर्स्ट चैप्टर में देखा था हमने। चार्ज को I इंटू T लिख सकते हैं अपन। क्यों? करंट क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। अब हम इनके डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लें। देखिए, करंट के लिए A², एम्पियर का स्क्वायर, T स्क्वायर, और वर्क mL²T-2। फाइन। जो भी डिनोमिनेटर में है उसको सबको न्यूमरेटर में लेके चलें अपन। m-1, L-2, और ये T-2 तो T 4 हो जाएगा, और A² आपका। तो कैपेसिटेंस का ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। क्लियर है? यूनिट के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल SI यूनिट। C को क्या लिख सकते हैं? Q/V, कूलाम पर वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट कहलाता है फैराड, जिसे कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कैपेसिटेंस का SI यूनिट क्या हो गया? फैराड। फाइन। फैराड प्रैक्टिकली बहुत बड़ी यूनिट होती है। प्रैक्टिकली स्मॉलर यूनिट्स को यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिट है। मान लीजिए एक लाइन आपके पेपर पे है, उसकी लेंथ मेजर करनी है और आपके पास एक स्केल है जिसपे किलोमीटर लिखे हुए हैं, तो वो प्रैक्टिकल यूनिट नहीं होगी ना, आपको कुछ और लेना पड़ेगा। किलोमीटर में कैसे आप अपने कागज पर जो लाइन है उसको मेजर कर सकते हैं? फाइन। तो इसी तरीके से फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो प्रैक्टिकली स्मॉल यूनिट्स को यूज किया जाता है जिन्हें प्रैक्टिकल यूनिट कहा जाता है। जैसे 1 मिली फैराड, वो 10⁻³ फैराड के बराबर होती है। जो जनरली काम में आती है उनकी बात करें, 1 माइक्रो फैराड 10⁻6 फैराड, 1 पिको फैराड यानी 10⁻12 फैराड। तो ये प्रैक्टिकली मिली, माइक्रो एंड पिको फैराड में कैपेसिटेंस की यूनिट्स को काम में लेते हैं। फाइन। चलिए CGS यूनिट के बारे में जानते हैं। CGS यूनिट दो तरीके की होती है, ESU एंड EMU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ESU यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। C क्या था? Q/V। SI यूनिट 1 कूलम, वोल्ट का 1 वोल्ट हो गया।
1 कूलम में 3 × 10⁹ EHU होते हैं चार्ज के, और 1 वोल्ट में 1/300 EHU ऑफ पोटेंशियल होते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हो कि 1 EHU ऑफ पोटेंशियल 300 वोल्ट के बराबर होता है। EHU यूनिट बड़ी होती है कहने का मतलब। तो 300 को ऊपर लेके चले जाएं अपन, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻11 EHU कैपेसिटी की यूनिट आ जाएगी हमारे पास में। तो 1 फेरेड में 9 × 10⁻11 EHU ऑफ कैपेसिटी होती है। फाइन। EHU ऑफ द कैपेसिटी को स्टैटिक फेरेड भी कहते हैं, शॉर्ट में स्टेट फेरेड, या इसको एब्रीविएशन में डिनोट करते हैं स्मॉल एस, और फेरेड के लिए कैपिटल एफ डिनोट किया जाता है। तो 1 फेरेड हो गया 9 × 10⁻11 स्टेट फेरेड। फाइन। दूसरी यूनिट होती है EMU यूनिट। C क्या था? Q/V। ऐसा यूनिट कूलम और V का वोल्ट। 1 कूलम में 1/10 EMU ऑफ चार्ज होते हैं, और EMU पोटेंशियल के 10⁸ होते हैं। तो ये 1/10⁹ हो गया, यानी 10⁻⁹ EMU ऑफ कैपेसिटी हो गया। EMU ऑफ कैपेसिटी को एब्सोल्यूट फेरेड या एब फेरेड या शॉर्ट में A फेरेड कहते हैं। तो 1 फेरेड में 10⁻⁹ A फेरेड होते हैं। CGS यूनिट जैसा हमने पहले कहा बहुत कम काम में आते हैं, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल में इनका यूज हुआ है, तो आप ध्यान रखिए। फाइन। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर से स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। एक आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर भी एक कैपेसिटर की तरह से बिहेव करता है, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज या एनर्जी को अपने सरफेस पर स्टोर कर सकता है। कैपेसिटर में जनरली 2 प्लेटें होती हैं, अपन और डिटेल में जानेंगे इसको। दूसरी प्लेट को हम इसमें इन्फिनिटी पर मान सकते हैं, किसके लिए? एक आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर के लिए। ये वाला एक हमारे पास कंडक्टर है, तो आराम से इसके सरफेस पे चार्ज स्टोर हो सकता है। चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर कर सकता है, राइट। तो ये भी एक कैपेसिटर की तरह से बिहेव करेगा। इसकी दूसरी प्लेट हम इन्फिनिटी पर मान सकते हैं। ये लाइन ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ जाती है, तो कहाँ जा रही है? इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो ये भी एक कैपेसिटर की तरह से बिहेव करता है। फाइन। ओके, सी क्या था? Q/V। V वोल्टेज इसके सरफेस पे, कंडक्टर सरफेस पे क्या? KQ/R, राइट। Q से Q कैंसिल, तो R क्या आ गया? K 1/4πε0। तो आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर की कैपेसिटी कितनी आ गई? 4πε0R। फाइन। अब इट इज ट्रू फॉर कंडक्टिंग स्फीयर मे बी हॉलो और सॉलिड, चाहे तो ये हॉलो चाहे सॉलिड, दोनों की कैपेसिटी यही होगी 4πε0R। क्लियर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। अर्थ भी तो एक आइसोलेटेड कंडक्टर मान सकते हैं अपन स्पेस के अंदर। मान लीजिए हमारी अर्थ है, R रेडियस है इसका। तो इसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, C = 4πε0R से। कैलकुलेशन थोड़ा इजी होती है अगर इस फॉर्मूले को ऐसे जज करें, R/K से। R 6400 किलोमीटर होती है अर्थ की रेडियस, 6400 किलोमीटर। तो मीटर में लिख सकते हैं 6.4 × 10⁶ मीटर, और K आप जानते हैं 9 × 10⁹, राइट। इसको कट कर दें अपन, 9 का टेबल बोले अपन, है ना। 9 7 63 होता है ना, तो 0.711 आ जाएगा, और नीचे 10⁻³ तो 10⁻⁻3। फाइन। ये डेसिबल भी हटा दें तो ये 10⁻⁻6 आ जाएगा, यानी C हमारे पास आ गया 711 माइक्रोफेरेड। तो अर्थ की कैपेसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम जानना चाहें तो ये होती है 711 माइक्रोफेरेड। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोचो जरा, अर्थ जैसा कोई कंडक्टर प्रैक्टिकली अवेलेबल है क्या अर्थ पर? अर्थ का साइज तो बहुत बड़ा है, तो अर्थ की कैपेसिटी भी बहुत बड़ी होगी। तो ये वैल्यू, इसका मतलब जो प्रैक्टिकली कंडक्टर अवेलेबल हैं उनके कंपेयर में बहुत बहुत ज़्यादा है, राइट। इसलिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ अर्थ को हम थ्योरेटिकली इन्फिनाइट मान लेते हैं। और इसके पोटेंशियल की बात करें, यदि V को लिख सकते हैं Q/C, इन्फिनिटी का डिवाइड करें तो कितना आना है? 0। तो कहते हैं ना कि अर्थ कर दिया किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को तो पोटेंशियल 0 हो गया, है ना, करंट नहीं आएगा उसमें। तो अर्थ की कैपेसिटी को क्या मान लेते हैं थ्योरेटिकली हम? इन्फिनाइट, और पोटेंशियल कितना मान लेते हैं? 0। फाइन। यदि एक कंडक्टर को हम कनेक्ट करें दूसरे के साथ में, तो टोटल इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, भाई इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी हमने जाना था स्केलर है, तो एल्जेब्राइक सम करना है C1 + C2, है ना।
अगर बोथ कंडक्टर विल एक्वायर द सेम पोटेंशियल, अब एक को दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल भी सेम हो जाना है ना। V1 V2 किसके, मान लीजिए कॉमन पोटेंशियल V हो गया। एक एग्जांपल से देखते हैं कि एग्जांपल के लिए हम अर्थ के साथ किसी कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं। अब वो कंडक्टर का वट एवर द शेप और उस पर कितना भी चार्ज हो, राइट। तो कैपेसिटी की बात करें C1 प्लस C2, C1 ये कंडक्टर का, ये अर्थ का, इन्फिनाइट ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी, तो सिस्टम की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। और पोटेंशियल की बात करें, किसी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, Q बाई C, इन्फिनाइट का डिवाइड करें तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अर्थ का तो है ही, उस कंडक्टर का भी पोटेंशियल, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल हो जाता है दोनों का, कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है, समझ में आई ये वाली बात। इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जो न्यूमेरिकल्स में, इवन नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हमारे काम में आएगा। फाइन। अब एक क्वेश्चन राइज होता है, हमने कैपेसिटेंस के बारे में जान लिया, कैपेसिटी के बारे में जान लिया, फिर कैपेसिटर एक नई चीज़ की जरूरत और क्यों पड़ रही है, बात यहीं ख़त्म क्यों नहीं हो जाती है। इसको समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे ये बात क्लियर हो जाए कि एक नए तरह की डिवाइस जिसको हम कैपेसिटर बोलेंगे उसकी जरूरत पड़ती है। विल अ मैकेनिक कैन यूज ए स्फेरिकल कंडक्टर एज ए कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैरड। एक 1 माइक्रोफैरड का स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटर की जगह पर किसी डिवाइस में, एक जनरल डिवाइस, एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ आपके पास में इलेक्ट्रिक फैन है, उसमें काम में ले सकते हैं क्या कंडक्टर, जिसकी कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरड है, कैपेसिटर की जगह कंडक्टर लगाना है, राइट। तो देखिए स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था, 4πε0r, जिसको हम r/k लिख सकते हैं। ओके, तो हम जो स्फेरिकल कंडक्टर आप लगाएंगे उसका रेडियस निकाल लेते हैं। देखिए c कितना 1 माइक्रो यानी 10⁻⁶, k क्या होता है 9 × 10⁻9, तो r मेरे पास आ गया 9 × 10⁻³ मीटर यानी 9 किलोमीटर। यानी आपको एक स्फेरिकल कंडक्टर चाहिए, सोचो जरा इसका, जिसकी रेडियस होगी 9 किलोमीटर। क्या किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में 9 किलोमीटर रेडियस, सोचो थोड़ी देर, 9 किलोमीटर बहुत होता है रेडियस का कोई कंडक्टर लगा सकते, फैन के अंदर 9 किलोमीटर रेडियस का कोई कंडक्टर लगा सकते हो क्या, नहीं, बहुत बड़ा हो गया ना, अपने घर की बाउंड्री लाइन नहीं होती 9 किलोमीटर तो नहीं। ओके, तो प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल, है ना, कंडक्टर को कैपेसिटर की जगह यूज नहीं कर सकते हैं। So practically conductors can't be directly used to serve the electrical capacity in electrical devices. So there is a need of a compact electric component made up of conductor से ही बनेगा, which can practically be used in electrical device or which will be nothing but a capacitor, उसको हम कैपेसिटर बोलेंगे। बात समझ में आई कि कंडक्टर को हम डायरेक्टली कैपेसिटर की जगह यूज नहीं कर सकते, एक नया डिवाइस हमको बनाने की जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है, फिर कैसे बनेगा ये। हमने देखा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी डिपेंड करती है तो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, शेप, साइज, सेपरेशन, मीडियम। कैसे, हमने एक फॉर्मूला देखा था 4πε0r, तो ये रेडियस, साइज वाइज के बारे में बताएगा, ε0 मीडियम के बारे में बताएगा, है ना, शेप के से निकाला अपन ने। फाइन, तो हम इसको r/k लिख सकते हैं। लेकिन अभी हमने न्यूमेरिकल से देखा था प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट फेवरेबल टू इंक्रीज द कैपेसिटी, रेडियस बढ़ाएंगे तभी कैपेसिटी बढ़ाएगी, बाय इंक्रीजिंग द ज्योमेट्रिकल साइज, क्योंकि हम प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पर भी डिपेंड करती है। कैसे, एक फॉर्मूला दिखा था C = Q/V। एनी हाउ हम वोल्टेज को कम कर दें तो कैपेसिटी बढ़ जाती है और कोई किसी को पता भी नहीं लगता, ज्योमेट्री बढ़ानी नहीं पड़ती है, तो बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल हम कैपेसिटी को बढ़ा लेते हैं और ये प्रैक्टिकली हमारे लिए फेवरेबल होता है। फाइन, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्लेट है, हम लेंगे हम पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी प्लेट भी लेंगे न्यूट्रल। फाइन, ओके, कैपेसिटी मतलब कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, राइट। हमें इसका साइज नहीं बढ़ाना, कुछ चार्ज है तो कुछ वोल्टेज होगा इस पर। अब न्यूट्रल प्लेट जो B है A के पास लेकर आए हैं, यानी B को A के इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आए अपन, दिखाएं, पास में लेकर आए, तो होगा क्या, इंडक्शन से
ए के सामने वाले सरफेस पे अपोजिटली नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और दूसरे सरफेस पे इतना ही पॉजिटिव, क्योंकि ये न्यूट्रल था, आइसोलेटेड है इसलिए। सहमत है? अब होगा क्या, पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम ए एंड बी इन स्टेप फर्स्ट एंड सेकेंड रिमेन द सेम। ए पर जितना पोटेंशियल वही रहेगा, बी पर उतना ही रहने वाला है। देखिए प्लस और माइनस एक दूसरे के पोटेंशियल को कैंसिल कर देंगे जब तक ये आइसोलेटेड है। लेकिन अगर ए के इफेक्टिव फील्ड में है बी, तो सोचने वाली बात है कि बी को यदि हम अर्थ कर दें, बी के आउटर सरफेस को अर्थ कर दें, तो इसका आउटर सरफेस न्यूट्रल हो जाता है। क्यों? इस पर जो पॉजिटिव चार्ज था, अर्थ से इतने ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, हो जाते हैं। अब होगा क्या कि इसका जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो इसके पॉजिटिव पोटेंशियल में कुछ कमी करेगा, ए के, क्योंकि इफेक्टिव फील्ड के अंदर है ना। तो इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। पोटेंशियल कम हो जाएगा तो कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी। हमने देखा था पोटेंशियल को कम कर लेते हैं तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये सो अगर ये मैं अर्थ नहीं करता तो होता क्या कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो पोटेंशियल है इसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाता। मैं जितना ही कम करता उतना वो पॉजिटिव वाला बढ़ा देता। तो उस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए इसको अर्थ कर दिया जाता है। अर्थ कर दिया, पॉजिटिव चार्ज इनविजिबल हो गया, खत्म हो गया, है ना। ओके, केवल नेगेटिव चार्ज रह गया जो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से बाउंड स्टेट में रहता है। ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल में कमी करता है और इसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। फाइन। तो कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग द चार्ज ऑफ ए बढ़ जाएगा। अब ये और ज़्यादा चार्ज पहले के कंपेयर में स्टोर कर पाएगा। फाइन, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। वोल्टेज को कम करके कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, राइट। अब ये सिस्टम जो बन गया है हमारा, राइट, वो हमारा कैपेसिटर कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, समराइज करें बातों को, कि एक चार्ज प्लेट को दूसरी न्यूट्रल प्लेट के पास में लेके आते हैं तो इंडक्शन से अपोजिट नेचर के चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, राइट। हमें पोटेंशियल को कम करना होता है तो नेगेटिव वाले को रखते हैं, पॉजिटिव को हटाने के लिए अर्थ कर देते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्टोर हो जाता है। फाइन, और ये कैपेसिटर कहलाता है। फाइन, ओके। अब बेसिकली कैपेसिटर बोलेंगे किसे? कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स। हमने देखा दो कंडक्टर का सिस्टम था, सेपरेटेड बाय द इंसुलेटर, बीच में एयर है, कई बार डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं, होगा इंसुलेटर। फाइन, दो कंडक्टर्स का सिस्टम होता है जो कि दो प्लेटें या दो कंडक्टर किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेटेड होती है ना। कंडक्टर हैव चार्जेस, मान लीजिए इस पे Q1 है, दूसरे पे Q2 है, तो इसका वोल्टेज चार्ज की वजह से V1 है, इसका वोल्टेज कितना होगा V2। जनरली इन प्रैक्टिस हम दो कंडक्टर्स लेते हैं, एक पे प्लस तो उस पर उतना माइनस चार्ज आ जाता है, राइट, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 जनरेट हो जाता है। We shall consider only the kind of the charge configuration of the capacitor. कैपेसिटर में जनरली इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन हम यूज करते हैं। Q is called the charge of the capacitor. जब कहते हैं कैपेसिटर में चार्ज कितना है तो हम Q बोलते हैं। अनडाउटली आप देख रहे हैं वैसे पूरे सिस्टम का चार्ज तो कितना होता है, 0, लेकिन कहलाता क्या है, एक प्लेट पे जो चार्ज। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अभी तक जो हमने जाना है उस पर। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि 1 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के। इससे एक पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट डेवलप हो जाता है कंडक्टर्स के बीच में। तो कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द टू कंडक्टर सिस्टम। हमने क्या देखा था, कैपेसिटर इज नथिंग बट सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय द इंसुलेटिंग मटेरियल, है ना। अब देखिए विच एवर द शेप नहीं मायने रखेगी, कंडक्टर्स होने चाहिए, राइट। एक से दूसरे को मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो होगा क्या, पहले वाले पर n इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो प्लस n ही चार्ज आएगा, तो दूसरे पर इतना ही माइनस n ही चार्ज आ जाएगा, राइट। ये सिस्टम हमारा कैपेसिटर की तरह से बिहेव करेगा। फिर अब हम जानते हैं कैपेसिटर इज नथिंग बट ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स। ये सिस्टम ऑफ है जो इंसुलेटिंग मटेरियल से अलग किया हुआ है, ओके। अब विच एवर द टाइप ऑफ द सिस्टम जो बन गया उसकी बात कर रहे हैं, है ना। एक बार समराइज कर रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट को
कि दो कंडक्टर, एक पर Q चार्ज दूसरे पे माइनस Q चार्ज है, इनके बीच में वोल्टेज डिफरेंस डेवलप हो गया है। इस Q1 की वजह से V1 V2 V1 माइनस V2 ये वोल्टेज डिफरेंस होता है, राइट। और चार्ज Q कहलाता है। Q क्या कहलाएगा? केवल ये मैग्नीट्यूड NE, पहले अपन ने बात कर ली थी। अच्छा, फॉर्मूला क्या? C इक्वल टू Q बाई V। Q का मतलब किसी एक पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेना है अपने को। V क्या होता है? वोल्टेज का डिफरेंस। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए बातों को। फाइन। अब Q क्या लेंगे आप? NE लेंगे। V पोटेंशियल डिफरेंस जो क्वेश्चन में दे रखा है, वैल्यू रख दें। N क्या है? 1 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 1.6 10⁻19। वोल्टेज डिफरेंस कितना? 10 वोल्ट। सॉल्व करें इसको। 10⁻12 10⁻−19 10⁻−7, ये 10 है, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻−8, डेसिमल में हटा दें 10⁻−9, तो 10⁻9 फेरेड क्या होता है? नैनो फेरेड। तो इस सिस्टम की कैपेसिटी कितनी कहलाएगी? 16 नैनो फेरेड। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हेन टू अनचार्ज मेटल बॉल्स, हर एक की रेडियस है 0.09 mm, उनको कोलाइड करते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड बिटवीन दैम, एक से दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस उनके बीच में कितना होगा? अब ये दो बॉल है कोलाइड की, राइट, दोनों को सेपरेट कर दिया हमने, तो ऐसा देखा गया था कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था, इसका मतलब क्या हुआ? इस पर प्लस ही चार्ज आएगा तो इस पर माइनस ही, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरे को गया है, दूसरे पे एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि तो पहले पे कमी। फाइन। मान लो इस पे V1 वोल्टेज आ गया, इस पे V2, है ना। कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करते चलो। ये सिस्टम हमारा कैपेसिटर कहलाएगा, इंसुलेटिंग मटेरियल सेपरेटेड है, राइट। ओके, चार्ज एक का प्लस Q दूसरे का माइनस Q, लेकिन हम चार्ज मैग्नीट्यूड लेंगे, बार बार बता रहे हैं इस बात को। वोल्टेज डिफरेंस इनका V1 माइनस V2 वो V कहलाता है, वो V ही इस बार हमको फाइंड करना है, राइट। ओके, हम लिख सकते हैं Q1 बाई C1 Q2 बाई C2 लिख सकते हैं। ओके, Q1 कितना है भाई? प्लस E, Q2 कितना है? माइनस E, तो ये B प्लस हो गया आपका, तो V आ गया ट्वाइस E बाई C। क्लियर है यहाँ तक? अब C को स्फेरिकल कंडक्टर के लिए R बाई K लिखें तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ा आसान होती है, बात की थी अपन ने। तो ये हो गया ट्वाइस K बाई R। अब वैल्यू रख लेते हैं अपन। K कितना? 9 इंटू 10⁻9। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं 1.6 10⁻19। रेडियस दे रखा है 0.09 mm, मतलब 10⁻³ मीटर, और ये डेसिमल भी हटाएंगे तो 10⁻⁵ मीटर में आ गया, राइट। सॉल्व करें इसको। 9 से 9 कैंसिल, 10⁻⁵ से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 10⁻14 बचेगा। क्लियर? तो अब 1.6 को 2 से किया तो 3.2, और 10⁻9 और 10⁻14 ये ऐड करेंगे तो 10⁻⁵ बचेगा। सहमत है? तो हमारे पास इतना वोल्टेज आएगा, डेसिबल पे हटा दें तो 32 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट, या ये माइक्रो वोल्ट में आप लिख सकते हो 32 माइक्रो वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है इस कॉलिजन की वजह से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। A charge of 20 microcoulomb is placed on the positive plate of an isolated parallel plate capacitor of 10 microfarad। एक आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितना है? 10 माइक्रोफैराड, है ना। पॉजिटिव प्लेट को दिया गया है जिस 20 माइक्रोकूलम। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट्स। फाइन। अब देखो होता कैसे, हमने इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर, तो आप उसको एक बार रेफर करें तो बहुत आसान हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। आप जैसे ही फर्स्ट प्लेट को 20 माइक्रोकूलम देते हैं तो ड्यू टू द सिमेट्री पहले +10 आ जाता है ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इस पर कई क्वेश्चंस भी हमने लिए थे। तो सबसे पहले इसके इंडक्शन से इतना ही -10 आ गया, है ना। और आउटर सरफेस क्योंकि ये 0 था तो +10 आएगा, है ना। वैसे हमने इसका एक प्रॉपर मेथड भी बताया था कि सिस्टम पर की फ्री प्लेट्स होती हैं उन पर टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम आधा आधा बढ़ जाता है, 20 का आधा आधा +10 आएगा। 20 में से देखिए वो मेथड बता रहे हैं, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 बचा, इतना ही अपोजिट सरफेस पे अपोजिट नेचर का चार्ज आता है, ये प्लस है तो ये माइनस आ गया। ठीक है, फिर भी हम चाहेंगे कि प्रीवियस लेक्चर को एक बार रेफर करें आप। सी क्या होता है? Q बाई V, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो Q बाई C लिख सकते हैं अपन। चार्ज
ये कहलाता है जो इनसाइड में चार्ज है, राइट, ध्यान देना। क्योंकि इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बात करेंगे अपोजिट होगा, जो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, उसकी वजह से कोई वोल्टेज डेवलप नहीं होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा। आई मीन टू से यहाँ क्या चाहिए अपने को, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज, तो ये लेना है आपको 10 × 10⁻⁻⁶, राइट, ओके। और C कितना आपका 10 माइक्रोफेरेड 10⁻⁻⁶, तो V कितना आ जाएगा आपके पास में 1 वोल्ट। क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आया सबको? एक क्वेश्चन और लेते हैं। ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज गिवन टू 1 प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस दे रखा है 0.1 माइक्रोफेरेड, और दूसरी प्लेट को चार्ज दिया है 2 माइक्रोकूलम। फाइन, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट्स। फाइन, फर्स्ट को +1, दूसरे को +2, राइट। हमने क्या बताया था, कैसे बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, पहले पूरे सिस्टम का आधा आधा फ्री सरफेस पे जाता है, समेशन क्यू। समेशन क्यू क्या है, 1 + 2 का आधा यानी 1.5, यहाँ भी इतना ही आएगा। सबसे पहला काम ये होगा फ्री सरफेस पे, राइट, ओके। अब 1.5 में 1.5 है, लेकिन टोटल इस प्लेट पे कितना रहना चाहिए, +1 रहना चाहिए, है ना। तो 1 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो इसके इनर सरफेस पे माइनस का 0.5 माइक्रोकूलम आएगा। इसके अपोजिट सरफेस पे इतना ही अपोजिट चार्ज आएगा प्लस का, या आप दूसरे शब्दों में इस पे रहना कितना चाहिए, +2। 1.5 इतना आ गया है तो 1.5 को इसमें से माइनस करो 2 में से, तो ऑटोमेटिकली आ गया ना प्लस का 0.5। आप देखो जितना इधर होता है उतना ही अपोजिट नेचर का यहाँ चार्ज आ जाता है। क्लियर? अब आप फ्री सर्फेसिस के चार्जेस को मतलब वो तो इक्वल होता है, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस केवल इनर सरफेस में चार्जेस की वजह से रहता है, राइट। तो आपको हमेशा ये चार्जेस लेने हैं, इनका मैग्नीट्यूड लेना है, क्यू का मतलब 0.5 माइक्रोकूलम लेना है, सी क्या है, Q/V। तो V इस बार फाइंड करना है तो Q/C हो गया, और चार्ज कितना कहलाएगा 0.5 माइक्रो 10⁻⁶, और C कितना था इस सिस्टम का 0.1, राइट। ये सब कैंसिल हो जाएगा, 5 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन, सहमत है? कैपेसिटर की ज्योमेट्री के आधार पर उनका नाम दिया जाता है, जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। हमने देखा था कैपेसिटर एक सिस्टम होता है, 2 कंडक्टर्स जो कि इंसुलेटर से सेपरेट रहते हैं, एक पर चार्ज +Q और दूसरे पर -Q देते हैं। इन चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लेट्स पर V1 और V2 आ जाता है। इसके डिफरेंस को हम फॉर्मूले में पोटेंशियल डिफरेंस V कहते हैं। फाइन, कुछ ऐसा था ज्योमेट्री। फाइन, मान लीजिए दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन D है और हर एक प्लेट का सरफेस एरिया A है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स को फाइंड करें हम। हमने देखा था किसी एक चार्ज लेयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो σ/2ε0 होता है। तो अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में कहीं यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इस चार्ज लेयर की वजह से डायरेक्शन होगी A से B प्लेट की तरफ, और माइनस के कारण भी माइनस की तरफ होती है तो A से B की तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी, और दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड σ/2ε0 होगा, राइट। तो E की जो वैल्यू होगी लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट की वजह से बात करें अपन σ/2ε0 σ/2ε0, तो टोटल होगा σ/ε0। क्लियर? यहाँ बीच में प्लेटों के बीच में, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द D, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था। वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन इक्वल टू -dV/dr, दोनों में एक रिलेशन आप रेफर कर सकते हैं। फाइन, अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें अपन फर्स्ट और सेकंड को, तो σ/ε0 इक्वल टू V/D, या सिग्मा को हम लिख सकते हैं Q/A, चार्ज डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया। वोल्टेज को नीचे ले आए, σ0A को न्यूमरेटर के अंदर, तो हम ऐसा लिख सकेंगे σ/V क्या होता है, कैपेसिटेंस C। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो गया जबकि बीच में एयर हो, ε0A/D। फाइन, यदि एयर की जगह पर कोई दूसरा मीडियम हो, इंसुलेटिंग मीडियम हो, तो ε0 की जगह एप्सिलॉन लिखते हैं, m का मतलब यहाँ मीडियम से है,
राइट। एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन आर रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट, या जिसे हम कप्पा भी कहते हैं, के। अब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या था? एयर वाले मीडियम के अंदर, तो हम देख रहे हैं मीडियम में कैपेसिटी और बढ़ जाती है, यानी मीडियम पे भी डिपेंड करता है, के टाइम्स हो जाती है। क्लियर है? अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि दो स्क्वायर फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपके पास है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4, ये इसके डायमेंशन है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 1 mm। ये 20 सेंटीमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर, और ये 1 mm विड्थ हो गया इसका, तो हम इसको डी बोल देंगे बाद में। अब इसके दो सरफेसेस जो अपोजिट फेसेस हैं उनको मेटल से कोटेड कर दिया, ऐसे मेटल से कोट कर दिया इनको। तो फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन द कोटेड सरफेस, इन दो कोटेड सरफेस के बीच में कैपेसिटेंस फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या था? के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वैल्यू रखें, के कितना 4, एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻12। एरिया की बात करें, एरिया ऑफ द प्लेट 20 मल्टीप्लाई बाई 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में 10⁻4 हो गया। सेपरेशन है 1 mm यानी कि 10⁻3 मीटर। क्लियर? आप 10⁻3 को 10⁻4 से कट कीजिए, कितना बचेगा? 10⁻1, राइट। तो देखें 4 4 जा 16 हो गया ये, है ना। अच्छा, अब ये दो जीरो है, 10⁻1 है, तो एक 10 बचा, 10 को 10⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻11, और 8.85 एज इट इज लिख दिया है। अब 16 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8.85 से, तो 141.60 करके देखें आप। अब हम 100 का और डिवाइड कर दें तो 1.416 इंटू 10⁻9 फेराड कह सकते हैं, यानी ये 1.42 और 10⁻9 फेराड का मतलब नैनो फेराड हमारा आ जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग द प्लेट एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेपरेशन है 2 mm, इसको 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर पर की प्लेटों पर कितना चार्ज आएगा। द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज टू 1 mm, दूसरे केस में कि दोनों के बीच का सेपरेशन डिक्रीज कर दिया 1 mm तक, 2 mm था, आधा कर दिया। फाइंड एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी, डी कम हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी कम हो जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा स्टोर करेगा चार्ज, तो चार्ज आएगा कहाँ से? बैटरी से, वो हमें फाइंड करना है, राइट। ओके, द चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, Q इक्वल टू सी वी, ये फॉर्मूला था हमारा, और सी क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वैल्यूज रख दें, एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻12, एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻4, बैटरी का वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट, सेपरेशन कितना है इनिशियली? 2 mm, 2 इंटू 10⁻3। क्लियर है यहाँ तक? अब ये अपन काट दें तो 10⁻1 बचा, 2 कट करेंगे तो 6 बचा, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा है ना। अब न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते अपन। 25 को 6 से किया तो 150, 8.85 एज इट इज आपका, और 10⁻12 और 10⁻1 क्या बन गया? 10⁻13। क्लियर? अब 150 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 8.85 से, करके देखें आप। अब यहाँ से 1000 का और डिवाइड कर दें तो 1.32 इंटू 10⁻10 कूलम हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि किस में नजर आ रहा है? तो थर्ड ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको, और सेकंड में भी नजर आ रहा है, यानी कि सेकंड एंड थर्ड में से कोई एक ऑप्शन होगा। फाइन। आप कह रहे हैं कि सेपरेशन को कम कर रहे हैं 2 mm से 1 mm, इसका मतलब डी से डी बाई 2 कर रहे हैं, तो जब डी कम होता है तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डबल हो जाएगी पहले से, तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना आएगा? देखो कैपेसिटी डबल हो गई, पहले चार्ज CV था तो अब 2CV हो जाएगा, राइट। तो 2Q माइनस Q कह दें, तो Q के बराबर हो गया, Q हमने फाइंड किया था, तो 1.32 इंटू 10⁻10 ही हमारा आने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेपरेशन है 1 mm, कनेक्टेड टू ए बैटरी 6 वोल्ट, कैलकुलेट चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी एंड हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस, चार्जिंग में बैटरी ने कितना वर्क किया, जूल में हमें फाइंड करना है। चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी क्या होता है? Q इक्वल टू CV, सी क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी,
वैल्यू रख दिया 8.85 10⁻12, एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में 10⁻4। सेपरेशन इस बार 1 mm है तो 1 × 10⁻3। बैटरी का वोल्टेज 6 वोल्ट। कट किया 10⁻3 को तो 10⁻1 बचा, तो डिनोमीटर को कुछ बचा नहीं है अपने पास में। 6 को 25 से किया तो 150, 8.85 एज इट इज, और ये 10⁻12 और 10⁻1 मिलके क्या बन रहा है 10⁻13। मल्टीप्लाई कर ले 150 को 8.85 से तो इतना आ रहा है हमारे पास। इसको 1000 का और डिवाइड कर दें अपन तो 1.33 अप्रॉक्स लिख सकते हैं इंटू 10⁻10 कूलम। तो कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है ये वाली बात? देखिए फर्स्ट में नजर आ रही है ये वाली बात, है ना। अभी वर्क डन और फाइंड करेंगे। वर्क डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर QV, चार्ज इनटू वोल्टेज डिफरेंस कहते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस। चार्जिंग के बाद ही पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप हुआ है। तो Q तो कितना है 1.33 10⁻10 और बैटरी का वोल्टेज कितना है 6। तो बैटरी जब तक कनेक्ट रहती है पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर रहता है। तो 6 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 7.98 इंटू 10⁻10 जूल, जिसे अप्रॉक्सीमेटली क्या कह सकते हैं 8 इंटू 10⁻10 जूल। तो ये किसके अंदर आ रहा है आपका 1.33 10⁻10 और 8 इंटू 10⁻10 जूल, फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। क्लियर। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देखा, अब स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या था, एक चार्ज प्लेट के पास में एक न्यूट्रल प्लेट को लेकर आते हैं। अब यहाँ देखिए इसकी ज्योमेट्री स्फेरिकल है, तो हम स्फेरिकल कंडक्टर जो चार्ज लेकर आएंगे हम उसको ऑक्यूपाई करेंगे न्यूट्रल प्लेट से, घेर लेंगे, राइट। तो अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। हमें पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहिएगा तो बाहर वाले सरफेस को अर्थ कर देंगे, कुछ इस तरीके से। सबसे पहले एक चार्ज प्लेट को लेकर आए, चार्ज को ऑक्यूपाई करेंगे इसी तरह की ज्योमेट्री से, यानी कि एक हॉलो दूसरे कंडक्टर के साथ में कुछ ऐसा, और बाहर वाले सरफेस को कर दिया अर्थ। तो इंडक्शन से अंदर वाले सरफेस पे तो आएगा नेगेटिव और बाहर पर पॉजिटिव। पॉजिटिव जो चार्ज है वो नलीफाई हो जाएगा आपका। क्लियर। अब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा आपका, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, राइट। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर की तरह से बिहेव करेगा, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्मॉल स्फेयर की बात करें, इस स्फेयर के आउटर सरफेस पर, तो देखिए खुद के चार्ज की वजह से K⁻Q/R। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज अपने सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट कर रहा है अंदर भी उतना ही होता है। तो -Q के कारण K-Q, इसका रेडियस कितना है R है, राइट। तो KQ को हम कॉमन ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1/R माइनस 1/R। ओके। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बिग, जो कि अर्थ किया हुआ है, अर्थ किया है तो ये पोटेंशियल इसका कितना हो जाएगा 0। क्लियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया इनके आउटर सरफेसेस पर, 2। 0 को माइनस करेंगे तो इतना ही आ जाने वाला है। सहमत है यहां तक? ओके। अब इसको सॉल्व करें अपन, स्मॉल आर और कैपिटल आर एलसीएम आ जाएगा तो R - R आ गया। अब जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है Q/V। तो इस V जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका डिवाइड कर दे अपन, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1/K कैपिटल R माइनस स्मॉल r डिवाइडेड बाई R, राइट। K को हम लिख सकते हैं 1/4πε0। ये 4πε0 न्यूमरेटर में चला जाएगा आपका, और R भी, तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे बनते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। अभी सिस्टम में देखिए, अभी जो हमने बनाया था उसमें बाहर वाले को अर्थ किया था, इसमें अंदर वाले को किया है। तो होगा क्या, देखिए इसको हम सिंपल तरीके से करेंगे टेक्निक से, कि एक तो बाहर वाला कंडक्टर है, ये भी चार्ज स्टोर कर सकता है, दूसरा इस स्पेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो इस सिस्टम में एक तो बाहर वाला कंडक्टर है, बिग कंडक्टर है, दूसरा ये स्फेरिकल आपका कैपेसिटर बन गया, राइट। बिग कंडक्टर की कैपेसिटी कितना 4πε0R, और स्फेरिकल कैपेसिटर ये जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है मीडियम, वो तो वही है अभी भी, राइट। तो वो अभी हमने डिराइव किया था, ये था। इसको सॉल्व कर लें, 4πε0 कैपिटल R को कॉमन ले लीजिए तो क्या ये आ जाएगा, सॉल्व करें एलसीएम लें तो स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा, तो ये R² डिवाइडेड बाई R - R आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारे पास दो चार्ज कंडक्टर हैं, अपोजिटरी चार्ज हैं, एक पर प्लस क्यू दूसरे पर माइनस क्यू, दोनों के सेंटर स्मॉल डी से सेपरेटेड है। छोटे वाले का रेडियस स्मॉल आर, बड़े वाले का कैपिटल आर है। और हमारा कैपेसिटर होता क्या है, दो कंडक्टर्स इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेटेड हो, ठीक है। तो ये सिस्टम हमारा कैपेसिटर कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन आउटर सरफेस ऑफ द स्मॉल स्फीयर पहले फाइंड कर लें। खुद के चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर। अब भार किसी पॉइंट के लिए, देखिए इस बड़े वाले स्फीयर के तो भार है पॉइंट, तो सारे चार्ज को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं। तो के क्यू बाई आर होता है ना फॉर्मूला, के माइनस क्यू, और इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, डी। क्योंकि चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वही सेंटर पे होता है, तो सेंटर पे जितना है वही सरफेस पे क्रिएट करेगा। क्लियर है। तो यहाँ से के क्यू को कॉमन ले लें तो 1/r माइनस 1/d आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से बड़े वाले के स्फीयर के सरफेस पे खुद के चार्ज की वजह से के माइनस क्यू बाई आर। अब छोटे वाले के तो भार है बी पॉइंट, तो सारे चार्ज को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मान लें, के क्यू बाई आर लगा दें, के क्यू और ये डिस्टेंस कितनी है, डी। क्लियर। के क्यू कॉमन ले लिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर ले ऑन दीज टू सरफेस ऑफ द स्फीयर, Vs माइनस Vb। के क्यू कॉमन ले ले, 1/r, ये भी माइनस 1/d बनेगा तो माइनस 2/d हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/r, राइट। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब जो कैपेसिटी होती है Q बाई V होता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का डिवाइड कर दें, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, K रह जाएगा नीचे। इसको हम लिख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है ये वाली बात, यहाँ तक समझ में आ गया। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। अब ये सिस्टम आपको नजर आ रहा है कि दोनों कंडक्टर को आपने एक फाइन वायर के साथ में कनेक्ट कर दिया। तो हमेशा चार्ज का फ्लो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ होते हैं। जैसे इस सिस्टम को हम चार्ज देंगे तो अंदर वाला जो है आपका, उस पर वोल्टेज हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो चार्ज इस वायर के थ्रू फ्लो होकर हाँ फटाफट से कहाँ आ जाएगा, बाहर वाले के सरफेस पे आ जाएगा। इसका मतलब चार्ज कहाँ स्टोर हो सकता है भाई, कैपेसिटी क्या थी कि कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। अब कहाँ करेगा वो ज्योमेट्री पे फाइंड कर लेते हैं बस उसी कैपेसिटी। तो केवल बड़े वाले सरफेस पे स्टोर होगा, है ना। तो अंदर वाले पे कुछ होगा नहीं, वो जीरो है, बाहर वाले पर ही होगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस जीरो कहना है मेरे को। तो कैपेसिटी कितना कहलाएगा इसका, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कर रहे हैं, बाहर वाले सरफेस को अर्थ भी कर दिया, फिर इस सिस्टम की कैपेसिटी। अब हमने देखा अंदर वाले पर जैसे ही चार्ज देंगे फाइन वायर से आउटर सरफेस पे आएगा, और वो हो कर दिया आपने अर्थ, तो सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। अर्थ की कैपेसिटी क्या होती है, इन्फानाइट, राइट। तो पूरे सिस्टम की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इन्फानाइट, राइट। देख लीजिए दोबारा से, देखिए बाहर वाले सरफेस पे आना है पहले तो चार्ज, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ की कैपेसिटी कितनी है, इन्फानाइट। ऐड करेंगे तो इन्फानाइट पूरे सिस्टम की कैपेसिटी कहलाएगी। क्लियर। ओके। अब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटी फाइंड करने जा रहे हैं। क्या देखा था हमने कि पहले चार्ज प्लेट लेके आते हैं, नाम के हिसाब से सिलेंडर लेके आए पॉजिटिवली चार्ज, इसको ऑक्यूपाई किया है एक न्यूट्रल से, तो उस पर नेगेटिव चार्ज तो इनसाइड में सरफेस पे आएगा और बाहर आएगा पॉजिटिव, वो हमने कर दिया है अर्थ। अर्थ कर दिया है तो पॉजिटिव चार्ज नलीफाई हो गया है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जनरेट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सिस्टम कहलाएगा हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। क्लियर। हमने फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, या ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर से, राइट। ओके। अब देखिए बाहर वाले सरफेस पे वोल्टेज कितना है, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं हम, फिर चार्ज में डिवाइड करते हैं, फिर कैपेसिटी निकालते हैं। यही तो कर रहे हैं अपन, है ना। तो जिसका बी रेडियस है, राइट, वहाँ पर वोल्टेज कितना है, जीरो। जिसका ए रेडियस है वहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, उसको हमने वी कह दिया है, राइट। अब हम ये मान के चल रहे हैं कैपेसिटर का ये लेंथ बहुत ज़्यादा है, यानी ये बी के कंपेयर में इसका लेंथ बहुत ज़्यादा है, राइट। तो उस केस में ये इन्फिनाइट, याद करो इन्फिनाइट लाइन चार्ज, तो ये पूरा जो अंदर वाला आपका है पर्टिकुलर, ओके, उसके सारे चार्ज को इसके एक्सेस पर कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कहीं चाहिए, बाहर चाहिए, तो क्या होता है फॉर्मूला, ट्वाइस के लैम्डा बाई आर, राइट।
डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और आर वेक्टर का इसी तरीके से होगा, तो cos 0 हो गया वो। ट्वाइस के लैम्डा ये कॉमन ले सकते हैं। 1/r का इंटीग्रेशन करेंगे तो ln r होता है log e r, राइट। ये लिमिट्स लगा दिए b से a तक। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा ऐसा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब लैम्डा क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ ऑफ द सिलेंडर एल मान लिया हमने, चार्जेस पर, ये कैपिटल क्यू अंदर वाले पर। अब सी क्या होता है, क्यू बाई बी, राइट। तो ये हमने वोल्टेज डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का डिवाइड कर दिया। अब यहां से Q कैंसिल हो जाएगा, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे तो नीचे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा, वो ऊपर चला जाएगा L के साथ में। तो क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्लियर है। अब फाइंड करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। हमारे पास 2 प्लेट्स हैं और इनको बैटरी की सहायता से हम चार्ज कर रहे हैं, यानी एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, फाइन। तो जब ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस नहीं होता, कंटिन्यूस होता है, धीरे धीरे चार्ज, जब तक कि पूरी की पूरी कैपेसिटी के चार्ज ये प्लेटें चार्ज नहीं हो जाती है। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर चार्ज स्मॉल क्यू है, तो स्मॉल क्यू चार्ज है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। अब जब एडिशनल चार्ज हम डी क्यू देंगे तो क्या होगा, हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। पहला वाला चार्ज आने वाले चार्ज को रिपेल करता है, तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, यानी बैटरी को एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। वर्क क्या होगा, V मल्टीप्लाई बाई डी क्यू। ये वर्क यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसे हमने डी यू से रिप्रेजेंट किया है, राइट। तो अगर किसी इंस्टेंट पर Q चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C हो जाएगा, राइट। तो टोटल वर्क डन की बात करें, टोटल चार्ज ट्रांसफर करने के लिए कैपिटल Q 0 से कैपिटल Q तक इंटीग्रेट कर दें इसको, तो Q का इंटीग्रेशन क्या हुआ, Q स्क्वायर बाई 2। तो कैपिटल Q जब हम यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो Q स्क्वायर बाई 2 से लिख सकते हैं, फाइन। Q को हम CV लिखें तो C स्क्वायर V स्क्वायर, तो एक C कम हो जाएगा तो हाफ CV स्क्वायर दूसरा फार्मूला हो जाएगा। न्यूमेरिकल में डिफरेंट फार्मूला यूटिलाइज होते हैं, लेकिन CV Q होता है तो ये हाफ QV भी हमारे काम में आएगा, क्लियर है ये वाली बात। एनर्जी डेंसिटी जिसे स्मॉल यू से डिफाइन करते हैं की बात कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फील्ड। फील्ड कहाँ पर, प्लेटों के बीच का, ये प्लेटों के बीच का फील्ड, राइट। इस वॉल्यूम के अंदर मान लेते हैं सेपरेशन डी है आपका, तो यू स्मॉल यू कैपिटल यू डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ये वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब u हमने क्या देखा था, हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी वी स्क्वायर रख दिया, और v जो वॉल्यूम है आपका वो क्या है, a मल्टीप्लाई बाई डी, राइट। अब हमने देखा था C पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एप्सिलॉन नॉट a बाई डी था, राइट। a से a कैंसिल हो जाएगा आपका, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर v बाई डी का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट a बचा है, a से a कैंसिल आपका हो चुका है। लेकिन ये जो v बाई डी है वो तो आपका E होता है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या आ गई, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, क्लियर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स, हमने देखा था एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे नेगेटिव, तो अनडाउटली अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इन प्लेटों के बीच में, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेफ्ट टू राइट होता है, तो यहाँ एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज माने डी क्यू ले लें, तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है अपोजिट टू द फील्ड है, फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव फर्स्ट प्लेट के कारण इधर है ना, लेफ्ट से राइट, तो राइट से लेफ्ट की तरफ इस माइनस डी क्यू पर फोर्स लगने वाला है, क्लियर। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, फोर्स ऑन डी क्यू इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या था, किसी एक चार्ज लेयर के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, फर्स्ट के कारण देख रहे हैं अपन। तो फोर्स क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू रख दें अपन,
डी क्यू को लिख सकते हैं सिग्मा डी ए, क्यों? सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी डी क्यू बाई डी ए, ई की वैल्यू रख दी हमने। तो डी एफ बाई डी ए की बात करें तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट को मैकेनिकल फोर्स या इलेक्ट्रिकल प्रेशर बोलता है, पी इलेक्ट्रिकल, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कैसे? ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके फिर देखो क्या ऐसा लिख सकते हैं, है ना? करके देखो तो कॉन्फिडेंस आएगा। टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट, हमने डी एफ बाई डी ए देखा था, तो इंटीग्रेट करें, सिग्मा स्क्वायर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, डी ए इधर गया ना, उसका इंटीग्रेशन होना है, तो ये तो टोटल सरफेस एरिया आना है कुल मिला के। अब सिग्मा मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट पर क्यू है तो क्यू बाई ए लिखेंगे अपन, सिग्मा को का स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। अब नीचे ए स्क्वायर आएगा तो ए एक कम हो जाएगा आपका, तो अल्टीमेटली क्या आएगा? क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है प्लेटों के बीच में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस। इसमें जो टॉपिक लेंगे वेरी फर्स्ट होगा डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, और सेकंड टॉपिक जैसे कि लेक्चर का नाम है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन द कैपेसिटेंस। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट होगा, कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या, एनर्जी स्टोर पर, राइट? डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल इन पे बनते हैं। और साथ ही साथ इसमें डिस्कस करेंगे शेयरिंग ऑफ द चार्ज बिटवीन द कैपेसिटर्स। तो जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।